हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे, आई थिंक सो हम बात कर रहे थे इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, स्थिर वैद्युत के बारे में। 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये उसका 19वां लेक्चर है। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें अपन ने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण के बारे में बात की थी। आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको 3 स्टार 6 स्टार 8 स्टार जो भी समझना चाहे वो समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। वो है गॉस का लॉ। हिंदी में इसको बोलते हैं गाउस का नियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉस का लॉ। देखिए, गॉस जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक लॉ दिया। वो लॉ ये था कि भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी उससे संबंधित फ्लक्स का मान क्या होगा, वो ये लॉ बता सकता है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि वो वस्तु क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पास स्पीकर है, ठीक है, ये पूरी तरीके से क्लोज है, मैंने इसके अंदर कुछ आवेश डाल दिए, कुछ चार्ज डाल दिए, और मैं आपसे पूछूं इस वस्तु से संबंधित फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी इसको मैं विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो ये कितनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। फ्लक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था ना, किसी वस्तु को अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एकांक विद्युत क्षेत्र में रख दूँ तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जा रही उतनी उसमें से बाहर निकल गई तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जो एंटर होता है वो नेगेटिव होता है, जो बाहर निकलता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें से कुछ बाहर ही नहीं निकल रहा एक्स्ट्रा, यानी जितना डाला तो उतना ही वापस बाहर निकल गया, इसका मतलब इसमें कोई फ्लक्स ही नहीं है। तो इसी को देखते हुए उसने हमारा जो गाउस था, यानी गॉस था, हिंदी में गाउस है और इंग्लिश में गॉस है, तो उसने एक छोटा सा लॉ दिया, छोटा सा स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जो कि वैलिड है, लेकिन हमारा जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। किसी भी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, ये दो बार लिख दिया मैंने, कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें ये नहीं है यहाँ पे, कुल विद्युत फ्लक्स उसमें बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये डब्बा है, इसमें मैंने 2 कूलम चार्ज डाल दिया, तो मैं इससे पूछ रहा हूँ इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। आप बोलोगे 2/ε0, क्योंकि इसमें टोटल चार्ज कितना आ गया, इसमें टोटल चार्ज कितना है 2, और उसको किससे गुणा करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/ε0 से। तो यही तो ये लॉ बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी गाउसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो उसमें जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपको एसोसिएटेड फ्लक्स मिल जाएगा। कई जगह आपको ऐसा भी लिखा दिखेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स, ऐसे लिखेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। यही मिलेगा, बस लाइन इंटीग्रल मिलेगा। वो लाइन इंटीग्रल इसलिए बोलता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई सरफेस क्लोज होती है तो उसके लिए अपन ये जो सिंबल है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू फ्लक्स, तो आप इसको फ्लक्स भी बोल सकते हैं सीधा सीधा। तो फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसमें जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसीडर करोगे, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। टोटल चार्ज का एल्जेब्रिक सम आपको करना है, बीजीय योग करना है, और उसको 1/ε0 से गुणा कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करी, वो है गॉसियन सरफेस। अगर कोई भी चार्ज खुला है, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में 2 कूलम आवेश है और मैं चाहता हूँ इससे संबंधित कितना विद्युत फ्लक्स होगा ये मुझे पता करना है, तो मैं इसके चारों तरफ एक ऐसी क्लोज बाउंड्री या ऐसी क्लोज सरफेस, यानी ऐसी बंद आकृति की कल्पना करूँगा जो जिससे संबंधित या जिसका एरिया कैलकुलेट करना या वॉल्यूम कैलकुलेट करना मेरे लिए ईजी हो, उसकी मैं कल्पना करूँगा, और उसी सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो इसका एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ उन्हीं पे लग सकता है जो सरफेसेस क्लोज है। अगर नहीं है तो आपको उसको खुद क्लोज करना पड़ेगा। हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर्मूला आई थिंक सो आपको सीधा सीधा समझ आ गया होगा। जैसे मैंने बोला, ये जो बॉडी है इसमें 2 कूलम यहाँ पे है, -3 कूलम यहाँ पे है, 5 कूलम यहाँ पे है, 5Q 6Q
7 माइनस का 7Q ऐसे चार्जेस है इसमें टोटल। तो आप इसको सबका सम करना है, जैसे -3 और -7 -10 हो गया, 6 5 11 और 2 13 हो गया। तो टोटल हमारे पास चार्ज कितना आ गया इसके अंदर 3Q। तो इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सा इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट, अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि जो टोटल आपका फ्लक्स होता है किसी भी बॉडी से एसोसिएटेड, वो किसके इक्वल होता है, जितना उसमें एंटर हो रहा है और जितना उसमें से निकल रहा है। जो एंटर होता है मैं आपको बता चुका हूँ वो नेगेटिव फ्लक्स होता है, जो बाहर निकल रहा होता है वो पॉजिटिव फ्लक्स होता है। कि भाई जितना प्रवेश कर रहा है और जितना बाहर निकल रहा है उन दोनों से जितना फ्लक्स आएगा वो उसका टोटल फ्लक्स, यही आपको फॉर्मूला वो कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज। ये मैटर नहीं करता, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ये डब्बा है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, मैं कह रहा हूँ इसकी ऊपर यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, अंदर की तरफ ऊपर बहुत सारा चार्ज है, नीचे कुछ नहीं है, तो भी इससे संबंधित फ्लक्स के मान पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब चार्ज किधर है किधर नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी लोकेशन मैटर नहीं करती है। वो चार्ज उस बंद पृष्ठ में, क्लोज सरफेस में कहीं भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर 3 कूलम चार्ज 7 के पास आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भी फ्लक्स जितना है उतना ही रहना है। तो चार्ज की लोकेशन पे यानी आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता कि चार्ज यानी आवेश उस सतह में किस जगह। नेक्स्ट, कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड टोटल चार्ज जो जीरो हो जाए तो फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, क्योंकि सिग्मा क्यू अगर जीरो है तो ऑब्वियस ही बात है फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैंने यही लिखा है। जैसे सपोज मैं बोलता इसमें +2 और -2 चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना, इसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ खींचना। तो नेट भाई इसने 2 प्रोड्यूस करी तो इसने 2 खींच ली, तो टोटल कितनी हो गई, जीरो। इसलिए अगर कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज जीरो है, इसका मतलब उसके एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू भी जीरो होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका डायपोल द्विध्रुव, जिसमें समान किंतु विपरीत आवेश होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एक डायपोल से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो उसका आंसर आएगा जीरो। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर टोटल चार्ज जीरो है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाए। हमने ये तो बोल दिया कि भाई फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी, ये तो कंफर्म है, टोटल चार्ज जीरो तो फ्लक्स जीरो, लेकिन उससे संबंधित इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू यानी ई की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू जीरो हो जाए, यह ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा डायपोल ही है। आप सबको पता है कि डायपोल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, अक्षीय बिंदु पर भी निकाली है और निरक्षीय बिंदु पर भी निकाली है। ठीक है, दोनों के केस में वैल्यू आती है ना, ऐसा तो नहीं कि दोनों के केस में वैल्यू नहीं आती। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है और यहाँ पर भी। अगर मैं इसको किसी डब्बे में बंद कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल रहा है ना, भले फ्लक्स जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इसलिए हमने यही बोला अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स तो डेफिनेटली जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई जो है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम किसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं यानी उससे एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तब उसके बाहर जो चार्ज है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर है तो बाहर ही है उस पृष्ठ से। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2Q, जैसे 2C 4C 6C चार्ज है और यहाँ पे कोई 2C रखा हुआ है, तो हम सिर्फ इन चार्ज से लेना देना, हमारा बाहर कोई अगर चार्ज है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर RBC में एक छोटा सा और बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन आया था, कुछ था नहीं उसमें पर पता नहीं क्यों दिया इन लोगों ने, कुछ ऐसा था जिसमें इसको शेड कर दिया गया था। यहाँ पे 2Q 4Q ऐसे चार्ज दिए थे और यहाँ पे भी 2 आवेश दिए थे। जैसे मान लीजिए माइनस का 2Q है और ये प्लस का Q है। ठीक है, और उसने बोला इस शेडेड रीजन से छायांकित भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो हम सिर्फ कौन से चार्ज कंसिडर करेंगे, ये दोनों जो इस शेडेड रीजन के अंदर है, बाहर है उससे कोई लेना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे -2Q + Q तो आ जाएगा -Q, तो आंसर आ जाएगा -Q/ε0। सिंपल है, टोटल चार्ज को जोड़ो और उसको ε0 से डिवाइड कर दो, आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में सारी बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला इसमें निकाला है इसका डेरिवेशन क्या है, कैसा है। वैसे तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कई बुक्स के सिलेबस में है ये। तो इसका अपन देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो गॉस के लॉ का अपन अब देखने वाले हैं प्रूफ।
सो देखिए, हम एक इस तरीके से बंद परिपथ की कल्पना कर रहे हैं, क्लोज सरफेस है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। इसके एक छोटे से एरिया के बारे में बात करेंगे। ये रहा, इस एरिया को अपन ने ds नाम दिया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होगा ds वेक्टर, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, और हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से इसमें एंटर हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से होगी E, तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा थीटा। तो इससे रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो किसकी इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जिसको अपन लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें टोटल चार्ज कितना है, इस पूरी बॉडी में चार्ज है Q। अगर इस पूरी बॉडी में टोटल चार्ज Q है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट पे, जिसकी मैं बोल रहा हूँ सेंटर से डिस्टेंस कितनी है R। इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, जबकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे सेंट्रलाइज है, इसके सेंटर पे, मतलब पूरा का पूरा जो चार्ज है, पूरा का पूरा आवेश वो कहाँ पर है, इसके सेंटर पे। तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी इधर, KQ अपॉन R², ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इस चार्ज की वजह से आई है, ठीक है, ये हम नहीं मान सकते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हुई है, जो यहाँ पे सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट होगी है ना, ये रही। थोड़ा इसको सही करते हैं, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया हमारे पास R, ठीक है। तो इस तरीके का है, हमारे पास R डिस्टेंस है सेंटर से और उसके ऊपर Q आवेश रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, जो इस एरिया से निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, तो वो जाएगी हमारे पास KQ अपॉन R² इंटू DS कॉस थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, फ्लक्स की। अब ज़रा ध्यान से देखें, इस एरिया की वजह से कुछ ना कुछ एंगल भी बन रहा होगा, सॉलिड एंगल बोलेंगे ना इसको, क्योंकि एरिया है। सॉलिड एंगल आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जैसे तरबूज को काटते हैं ना, वाटरमेलन को काटते हैं, तो कैसा कुछ इस तरीके का कटता है, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। जैसे तरबूज काटते हैं तो तरबूज कैसे बाहर निकलता है, तो कुछ ना कुछ एरिया बनाता है ना कुछ एंगल बनाता है। इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, हिंदी में ठोस कोण, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उसको अपन डी ओमेगा बोलते हैं, और इस ओमेगा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, डी एस कॉस थीटा इंटू R², और वैसे ओमेगा की वैल्यू होती है एस कॉस थीटा इंटू R², जहाँ पे R² उसकी रेडियस और S उसका सरफेस होता है, टोटल सरफेस। और जब अपन टोटल डी ओमेगा के बारे में बात करते हैं तो किसकी इक्वल आता है हमेशा 4π, यानी किसी भी सरफेस के लिए कुल ठोस कोण का मान हमेशा कितना होता है, 4π के इक्वल। जैसे सर्किल के लिए 2π होता है, वैसे ठोस अगर कोई चीज़ आता है तो वो आ जाती है 4π। तो ये जो हमारे पास एंगल दे रखा है, ये जो ठोस एंगल है, इसको अपन कितना मान रहे हैं, डी ओमेगा। इस डी ओमेगा की, ये हमारे पास ओम नहीं है, ये ओमेगा है, ये बिग ओमेगा बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, डी एस कॉस थीटा अपॉन R²। ये छोटा सा एरिया, क्योंकि इसी के ऊपर तो बना रहा है ये ठोस एंगल। यहाँ पे समझे थोड़ा, हमने ये जो लिया है कुछ इस तरीके का सरफेस, ये सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, डी ओमेगा। ये 3D में है, आपको समझ आ रहा होगा। एक सर्किल उसको बाहर निकाल दिया तो सेंटर पे एक कुछ ना कुछ कोण बनाएगा ना, जैसे एक वो होता है, कोण होता है, शंकु होता है, वैसा ही कुछ। तो ये डी ओमेगा हो गया हमारे पास, और इस डी ओमेगा की वैल्यू इसके इक्वल है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं किसको बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे के क्यू को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, डी एस कॉस थीटा अपॉन R²। ये डी ओमेगा के इक्वल हो गया, और डी ओमेगा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 4π के। तो हमारे पास हो गया 4π इंटू के क्यू। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको अपन लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट। इसको के को 4π ऑलरेडी है ही और Q है, 4π से 4π कैंसिल, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने एक छोटा सा एरिया अज्यूम करा, इसके सेंटर पे कुछ चार्ज रखा हुआ था Q, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने E माना है, तो इसके साथ ये एरिया वेक्टर के साथ डी थीटा एंगल बना रहा था। इसने सेंटर के साथ कितना सॉलिड एंगल बनाया, डी ओमेगा,
और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी थी इस एरिया की, ds। तो जब मैं इसकी वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos ओमेगा cos थीटा r स्क्वायर, तो इस पूरे सरफेस के एरिया के बारे में बात करूँगा मैं। इस पूरे सरफेस का एरिया अपन कितना ले लेते हैं, s cos थीटा। तो s cos थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टोटल वैल्यू वो किसकी को आ जाएगी, 4 पाई। तो बस वही निकाल के हमने रख दिया और बस सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 स्टेप का डेरिवेशन है, कुछ कभी वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।